यहाँ पे आ जाइए, जियो हेरिटेज की बात करेंगे अपन, यानी कि भू धरोहर। भू धरोहर का परिचय क्या है वो देखते हैं अपन। भू धरोहर यानी कि जियो हेरिटेज जो है उन स्थलों क्षेत्रों को कहा जाता है जिसमें भू वैज्ञानिक यानी जोग्राफिकल जियोलॉजिकल विशेषताएं होती हैं तथा जिनका वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक महत्व होता है। भारत का भूवैज्ञानिक क्षेत्र है, जियोलॉजिकल एरिया है, अत्यंत विविध एवं समृद्ध है। इसमें विभिन्न प्रकार की शेलें, शेलें का मतलब होता है रॉक्स, अलग अलग शेल रॉक्स होती है ना, उन रॉकों को, जैसे ये जो अलग अलग ट्रेंचेस होती है उसमें शेल रॉक्स होती हैं उनको शेलें। शेल आयु यानी कि एज ऑफ रॉक्स, जीवाश्म यानी फॉसिल, जैसे बहुत समय पहले माना जाता है कि बहुत समय पहले जो जीव थे वो दब के नीचे दब गए और उनका जो शरीर था वो कन्वर्ट होकर फॉसिल बन गया हमारे पास। फॉसिल जो आज अपन पेट्रोल जो निकालते हैं वो उनका ही एक तरीके से उनका शरीर का पार्ट है जो फॉसिल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जीवाश्म जिसे बोलते हैं अपन। स्थलाकृतियाँ यानी लैंड फॉर्म्स तथा भौतिक भू आकृतियाँ यानी जो है फिजियोग्राफिक फीचर्स होते हैं जिसमें शामिल है। भारत में अनेक ऐसे विरासत स्थल है, हेरिटेज साइट हैं जिनका भू धरोहर के रूप में अत्यधिक महत्व है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI इसके भूवैज्ञानिक महत्व एवं प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर 34 स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक यानी जियोलॉजिकल मोनूमेंट या नेशनल ज्योग्राफिकल साइट्स घोषित किए गए हैं। मेरे पास में जो है जियो हेरिटेज के अंदर देखो क्या क्या आता है। 34 साइट्स ऐसी हैं जो जियो हेरिटेज के अंदर रजिस्टर्ड हो रखी हैं। भूवैज्ञानिक धरोहर जिसे जियोलॉजिकल हेरिटेज या जियो हेरिटेज उन जो है प्राकृतिक, भूजैविक व भू आकृति स्थलों को कहा जाता है जिनका वैज्ञानिक, शैक्षणिक व प्राकृतिक सौंदर्यात्मक महत्व होता है। जैसे कि वे स्थल जो पृथ्वी की उत्पत्ति, निर्माण, विकास एवं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी करते हैं। आपने कभी जैसे आपने महासागर देखे होंगे, एक प्रशांत महासागर है हमारे पास इस तरीके से। प्रशांत महासागर के अंदर एक बड़ी सारी ट्रेंच है जिसे ग्रेट ट्रेंच बोलते हैं अपन। ट्रेंच का मतलब खाई है बहुत बड़ी, है ना। और जब उसका वैज्ञानिकों ने अध्ययन करा तो यहाँ पे जो फॉसिल सॉइल मिले हमारे को, जो रॉक्स मिली और यहाँ पे जो रॉक्स मिली उनके अंदर इतना अंतर था कि ये वाली बहुत नई थी और ये वाली बहुत पुरानी थी। तो जब लोगों को, जब वैज्ञानिकों ने जो खोज करी तो उसके बाद में पता चला कि ये जो प्रशांत महासागर है ये हर साल यूँ अपने आप को मतलब बढ़ा रहा है, यानी अंदर से नई धरती निकलती है और वो एक दूसरे को दूर खिसका देती है। तो जब वो अंदर से नई धरती निकलती है तो यहाँ के जो पास के जो सेडिमेंट होते हैं वो तो नए हो जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाती है वहाँ के जो सेडिमेंट है पुराने होते चल जाते हैं। तो इसे ट्रेंच थ्योरी बोलते हैं अपन, इसको अपन बाद में देखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि पत्थरों की जो कार्बन डेटिंग है या इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की उम्र क्या रही होगी और उसके अंदर क्या क्या हुआ होगा, उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है हमें। जियो हेरिटेज प्राकृतिक धरोहर यानी नेचुरल हेरिटेज का भी एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भूवैज्ञानिकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि स्थलाकृतियाँ, लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ यानी जियोलॉजिकल फीचर्स, शेल आकृतियाँ, रॉक स्ट्रक्चर, जीवाश्म, फॉसिल व भूवैज्ञानिक संरचनाएं जो हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। जियो हेरिटेज के दो घटक हैं हमारे पास। पहला है वस्तुनिष्ठ घटक यानी कि धरोहर के वास्तविक भौतिक तत्व। एक होता है व्यक्तिनिष्ठ घटक यानी उन तत्वों का वैज्ञानिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक महत्व है। यानी कि कुछ तत्व जो वैज्ञानिक व शैक्षणिक सांस्कृतिक महत्व की होती हैं और कुछ जो धरोहर जो वास्तविक भौतिक तत्व होते हैं, सिर्फ जो भौतिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। भारत के प्रमुख भू वैज्ञानिक क्षेत्र कौन कौन से अपने पास? हिमालय एवं उससे संबंधित पर्वत क्षेत्र, हिमालय, इंडो गंगा मैदान और प्रायद्वीपीय ढाल यानी कि प्रायद्वीपीय शील्ड जिसे अपन बोलते हैं, नीचे की तरफ पेनिनसुला जो होती है शील्ड उसको बोलते हैं अपन। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भारत है और जो सबसे ऊपर है वो हमारे पास हिमालय है, ये वाली जो ट्रेंच है हिमालय है। और यहाँ पे जो है प्लेन है। प्लेन का मतलब जो हिमालय से जो नदियाँ आई हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई है और यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर दिए उसने और फिर वो नदियाँ बाहर निकल गई। और ये हमारे पास पेनिनसुला जो प्रायद्वीपीय ढाल है, ये प्रायद्वीपीय ढाल है। सबको पता है कि हिमालय कैसे बना है, हमारे भारत का जो हिमालय कैसे बना है, बहुत पुराना नहीं है हिमालय, रिसेंट मतलब नया है। और हिमालय कैसे बना है? आप अरावली से नया है, मतलब अरावली ज़्यादा पुरानी है हिमालय से। तो सबको पता है ना हिमालय कैसे बना है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जियो साइट या जियो मोनूमेंट जो होते हैं हमारे पास, क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन उसको। जियो साइट से होती है जियो मोनूमेंट को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो बोलते हैं रेयर अर्थ मोनूमेंट, जो मोनूमेंट को रियल अर्थ मतलब दुर्लभ शैल जिसे बोलते हैं, दुर्लभ एवं विशेष प्रकार की चट्टान से संबंधित स्थल होते हैं। स्ट्रेटेजिक
मोनूमेंट्स क्या होते हैं? जो चट्टानों की विभिन्न परतों एवं पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को दर्शाने वाले स्थल होते हैं। फॉसिल पार्क किसे कहते हैं? जीवाश्म उद्यान, जहाँ प्राचीन जीव जंतु एवं वनस्पतियों के जीवाश्म संरक्षित होते हैं। इकोनॉमिक जो मिनरल्स डिपॉजिट मोनूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण खनिज भंडार एवं खनिज निक्षेपों से संबंधित स्थल, जिसको बोलते हैं अपन आर्थिक खनिज निक्षेप भी बोलते हैं इसको। एक होता है वॉल्केनिक फीचर्स, यानी कि ज्वालामुखी एवं उससे बनी भू आकृतियों से संबंधित। आपको पता है कि जो मुंबई है, मुंबई से लेकर ये मुंबई का हिस्सा थोड़ा बहुत, ये गुजरात, महाराष्ट्र, मैंने महाराष्ट्र आप पूरा मान लो, महाराष्ट्र, गुजरात का थोड़ा हिस्सा और मध्य प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, आंध्र प्रदेश का थोड़ा हिस्सा और ये गोवा साइड का। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। पता है क्या आपको सब लोगों को? काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए बहुत शानदार रहती है। कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी की एक विशेषता है कि काली मिट्टी क्या होती है, जैसे सूखती है तो उसके अंदर अपने आप दरारें पड़ जाती हैं। जब आपने कई चित्रों के अंदर देखा होगा कि किसान बैठा हुआ है और जो ज़मीन के अंदर दरारें चल रही है बहुत बड़ी बड़ी, तो काली मिट्टी की खासियत है कि जैसे वो सूखती है उसके अंदर दरारें चल जाती हैं, ठीक है। और जैसे वो गीली होती है तो वो चिकनी हो जाती है ऑटोमेटिक, और उसकी जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और कपास को क्या चाहिए? कपास को ऐसी चीज़ चाहिए, वोल्केनो के अंदर हम कपास की बात कर रहे थे। कपास ऐसा एक पौधा है जिसके अंदर क्या होता है, कपास को चाहिए खूब सारा पानी, है ना, लेकिन जड़ों में पानी चाहिए। ऊपर बोलों के ऊपर जो उसकी कॉटन बोल होती है उसके ऊपर पानी पड़ते ही वो कपास की खेती खराब हो जाती है। तो इसको उगाने के लिए एक सबसे शानदार सॉइल है जिसको अपन बोलते हैं काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल का सबसे शानदार काम क्या होता है कि ये सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो है इसको जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, और जब बारिश आती है तो ये चिकनी हो जाती है और जड़ों के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेती है ताकि 6 महीने तक उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब आप देखेंगे महाराष्ट्र और इधर की साइड के अंदर क्या है, ज़्यादातर कपास की खेती होती है, ब्लैक सॉइल फेवर होती है। अब ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? जो ये वॉल्केनो होता है ये इरप्ट होता है, वॉल्केनो से जो है काली वो निकलती है, जो वॉल्केनो इरप्शन के बाद में जो निकलती है चट्टानें वो फैल के जम जाती है। और जो चट्टानें जम जाती है तो बहुत समय के बाद में वो बारिश, हवा और बहुत सारी चीज़ों, ये जो जीव जंतु होती हैं वो उसके ऊपर कर करके उसको मिट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो वॉल्केनो से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? ब्लैक सॉइल बोलते हैं उसको। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल है जो महाराष्ट्र के अंदर कैसे आ गई, क्योंकि महाराष्ट्र में तो कोई वॉल्केनो है ही नहीं। तो अब आपको पता है कि सबको कि भाई महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल कहाँ से आई है? चलिए आ जाइए। जो जियोलॉजिकल जो मार्वल्स हैं उसके अंदर प्राकृतिक रूप से निर्मित अद्भुत एवं विशिष्ट जो है भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं हमारे पास। अब रेयर रॉक मोनूमेंट के बारे में अपन देखते हैं। दुर्लभ शैल स्मारक कौन कौन से होते हैं? रेयर रॉक जो होती है ऐसे विशिष्ट वैज्ञानिक स्थल हैं जिनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक सौंदर्यात्मक महत्व है। इसका महत्व उनकी सामान्य चट्टानी संरचना यानी रॉक फॉर्मेशन, बनावट और संरचना के कारण होता है। यह स्मारक प्राकृतिक रूप से बने हो सकते हैं या प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा मानव गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव से विकसित हो सकते हैं। इसमें अत्यंत दुर्लभ एवं विशिष्ट भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, इन्हें अन्य स्थलों से अलग आकर्षक बनाती है। उदाहरण के लिए हम्पी रॉक्स कर्नाटक के अंदर और एलिफेंटा द्वीप की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर। यह बैलेसिंग रॉक्स जो है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर होती है। एक होती है स्ट्रेटेजिक जो है मोनूमेंट्स, क्या होता है जो स्ट्रेटिग्राफिक बोलते हैं इसको, या सर्वस्व। यहाँ पे जो भूवैज्ञानिक की शाखा है जिसमें चट्टानों की परतों यानी रॉक लेयर के क्रम, उनकी आयु तथा उनमें पाए जाने वाले जीवाश्मों के अध्ययन से किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो स्तर होते हैं, स्तर यहाँ पे हो रहा है ना, स्तर तत्व, स्तर का मतलब होता है कि अलग अलग जो है रॉक बनती है। जैसे मान लीजिए कि एक एरा के अंदर कोई आच्छादित हो गई होगी कोई चीज़, उसके ऊपर एक रॉक बन गई, फिर बहुत समय तक उसके ऊपर जो है सॉइल इकट्ठे होते गए जो है, फिर उसके ऊपर एक और जो है लेयर बन गई, फिर उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें इकट्ठी होती चली गई, फिर एक लेयर बन गई। ठीक है, इस तरीके से लेयर पे लेयर बनती चल जाती है। तो इसको बोलते हैं स्तरीय तत्व स्मारक। मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। तो हमें किसी चीज़ का अध्ययन करना हो कि उस ज़माने के अंदर किस तरीके की क्या चीज़ें थी, तो हम डीपली जाते रहेंगे और उसके जो है स्ट्रक्चर देखते रहेंगे।
ऐसे भूवैज्ञानिक स्थल जो पृथ्वी के भूविज्ञान इतिहास तथा चट्टानों की परतों के क्रमिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन स्थलों के माध्यम से विभिन्न जीवों के विकास, प्राचीन पर्यावरण तथा पृथ्वी निर्माण के परिवर्तन, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे ये स्मारक मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि अवसादन, सेडिमेंट या अपरदन, इरोजन तथा विवर्तन गतिविधियों, टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अवसादन का मतलब होता है सेडिमेंट। अवसादन का मतलब जैसे कि कोई नदी है, वो पहाड़ से चलना स्टार्ट हुई और वहाँ से क्या अपने साथ बड़े बड़े भाटों को लुढ़काती हुई ला रही है, ठीक है। और फिर जब वो प्लेन में आती है तो वो क्या करती है, उनको लुढ़का के इतना महीन चूर्ण के अंदर कन्वर्ट कर देती है कि जैसे वो प्लेन के अंदर आती है तो प्लेन के अंदर लुढ़कने की व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो वही जितने भी जो सैंड होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये बहुत बारीक बारीक चूरे के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर हम उसको निकाल लेते हैं, बजरी के रूप में काम में ले लेते हैं। इसको बोलते हैं अवसादन यानी सेडिमेंट। जो सेडिमेंट नदी अपने साथ लेके आई थी और वो उसको डिपॉजिट कर देती है। एक होता है अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बड़ी चट्टान है, बहुत मोटी चट्टान है, तो वो क्या है धीरे धीरे बारिश के पानी से और जीव जंतु जो उसके ऊपर रहेंगे उसको काटेंगे, तोड़ेंगे, या फिर हवा से या बहुत सारी चीज़ों से क्या होगा, ये जो है इसका अपरदन हो जाएगा। अपरदन मतलब इरोजन हो जाएगा, वो गायब हो जाएगी वो ऊपर की चीज़, या फिर बहुत कमज़ोर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इरोजन। एक होता है विवर्तन तकनीक यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि अपन जिस धरती के ऊपर रहते हैं, ये धरती भी चल रही है। एक तो देखो पृथ्वी घूम रही है दो तरीके से, एक तो अपने अक्ष पे घूम रही है और एक सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। दो तरीके से रोटेशन लगाती है ये जो पृथ्वी है अपनी। एक जो अंदर जो स्थल है वो भी अपने आप में चल रहा है, और जब वो चलता है तो वो दो चट्टानों को एक दूसरे से दूर भी होता है और दो चट्टानों के पास भी जाता है। उसे बोलते हैं टेक्टोनिक थ्योरी यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी। जब दो चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं या दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसे जो है टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं अपन। इस भू आकृतियों के अध्ययन में करोड़ों वर्षों तथा पृथ्वी पर हुए वो वैज्ञानिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है इन चीज़ों से अपन को। अगर किसी को टेक्टोनिक थ्योरी समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बता देना, लास्ट के अंदर मैं समझा दूंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हिमालय कैसे बने, ब्लैक सॉइल कैसे आई, भारत के अंदर जो भी फिनोमिना है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, सब समझ में आ जाएगा इसके बाद में आपको, ठीक है। विवर्तन जो गतिविधि होती है टेक्टोनिक एक्टिविटी, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। लास्ट में समझा दूंगा मैं आपको, अगर किसी को समझ ना होगा तो। स्ट्रेटेजिक जो है अपने पास यहाँ पे स्पीति घाटी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं तथा समुद्री जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध हिमालय और भू स्थानीय विकास को समझने में महत्वपूर्ण स्थल है। विंध्यन पर्वतमाला है हमारे पास, भारत की सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानों में से एक है। यही चट्टानें पृथ्वी के प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास तथा प्राचीन जीव के अध्ययन में सहायक होती है। और जो कृष्ण गोदावरी बेसिन है, अवसादी शैलों, जीवाश्मों तथा प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध क्षेत्र है। ये बेसिन पृथ्वी के प्राचीन पर्यावरण वैज्ञानिक विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे पास। फॉसिल पार्क कौन से होते हैं? फॉसिल पार्क के जीवाश्म उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पौधों, जानवरों व अन्य जीवों के महत्वपूर्ण सुरक्षित जीवाश्म पाए जाते हैं, जिन्हें फॉसिल रिजर्व या फॉसिल साइट भी कहा जाता है। ये स्थल पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, जीवों के विकास तथा पारिस्थितिक तंत्र यानी एंशिएंट इकोसिस्टम को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जीवाश्मों के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रेस फॉसिल चिन्ह जीवाश्म, प्राचीन जीवों द्वारा छोड़े गए पद चिन्ह, बिल, सुरंगें, गतिविधियों व अन्य प्रमाण। एक होते हैं कॉर्पोलाइट्स। कॉर्पोलाइट प्राचीन जीवों व जीवाश्म मूल, जिसमें उनके भोजन एवं जीवन शैली की जानकारी मिलती है। एक होते हैं माइक्रोफोसिल्स, सूक्ष्म जीवों जैसे कि शैवाल, प्लवक तथा सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म होते हैं। एक होता है अंबर फॉसिल। अंबर या वृक्षों के जीवाश्मी राल होती है, में फंसे हुए छोटे जीव या कीट के अवशेष पाए जाते हैं इसके अंदर। भारत के प्रमुख जीवाश्म उद्यान कौन कौन से हैं अपने पास? शिवालिक जीवाश्म उद्यान है हिमाचल प्रदेश के सिरगोमा जिले में सुकेती के अंदर में स्थित है। एशिया का सबसे जीवाश्म उद्यान है, ये सबसे प्रमुख जीवाश्म उद्यान है। यहाँ हाथी, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, अन्य जो है प्राचीन जीवों के जीवाश्म पाए गए हैं यहाँ पे हमारे पास में। रायोली जीवाश्म उद्यान कौन सा है? जो गुजरात के महिसागर यानी पूर्व पंचमहल जिले के रायोली गांव में स्थित है। भारत का सबसे प्रसिद्ध डायनासोर जीवाश्म स्थल है। यहाँ डायनासोर के अंडे, हड्डियाँ तथा घोंसले के
जीवाश्म मिले हैं हमें। राष्ट्रीय जीवाश्म लकड़ी उद्यान कौन सा है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के तिरुवक्केरे में स्थित यहाँ करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म वृक्ष संरक्षित हैं। ये प्राचीन वनस्पतियों एवं पृथ्वी के वनस्पतिक इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। मिनरल डिपॉजिट मोन्यूमेंट कौन सा है? मिनरल डिपॉजिट मोन्यूमेंट ऐसे भूवैज्ञानिक स्थल जहाँ बहुमूल्य खनिज प्रीशियस मिनरल्स या एस्क के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। वे खनिज निक्षेप किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास, औद्योगिकरण तथा मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन स्थलों के अध्ययन से उन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझा जा सकता है जिनके परिणाम स्वरूप खनिज निक्षेप का निर्माण हुआ। और जो है एस्क किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एस्क क्या होता है? जो रॉ फॉर्म होती है ना किसी भी धातु को जो मिलता है वो एस्क फॉर्म में मिलता है। यानी कि ऐसा थोड़ी है कि आप खुदाई करोगे आपको लोहा प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा कि भाई लोहा निकाला या आपने खुदाई करी और लोहे की जो है रोडें मिल गई आपको और आप निकाल के लाए और फिर उससे मकान का गेट बना लिया, वो बना लिया। ऐसे नहीं मिलता लोहा। आपको कोई भी मिनरल्स मिलेगा तो वो उसके रॉ फॉर्म में मिलेगा, यानी ओर्स में मिलेगा, आपको एस्क के रूप में मिलेगा। ठीक है, उसको फिर आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उसको हटानी पड़ेंगी और फिर उसको प्योर करना पड़ेगा और फिर आप उसको गला के पिघला के कैसे भी करके आप उसको अपने काम के हिसाब से डाल सकते हो। तो जो चीज़ प्रकृति में मिलते हैं उसको एस्क बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं अपन को। प्रमुख उदाहरण क्या है हमारे पास? कोलार गोल्ड फील्ड जो कर्नाटक के अंदर है, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम ताम्रपट्टी ये झारखंड के अंदर तांबे के प्रमुख भंडार है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के अंदर भारत के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में से एक ही है, तांबा उत्पादन क्षेत्रों में से एक ही है। वॉल्केनिक फीचर्स कौन सा है? ज्वालामुखी भू आकृतियाँ देखें अपन तो वॉल्केनिक फीचर्स वह भू आकृतियाँ भूवैज्ञानिक संरचना जिनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होता है। इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले मैग्मा बोलते हैं लावा मैग्मा और राख गैसों के ठंडा होकर जमने से होता है। मैग्मा जो होता है हमारे पास और लावा जो होता है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो लावा होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और मैग्मा के अंदर जो सिलिका की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा पतला होता है, ये ज़्यादा दूर तक चल जाता है। ठीक है, प्रमुख उदाहरण है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लोनार क्रेटर झील है महाराष्ट्र के अंदर, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी विश्व के प्रसिद्ध क्रेटर झील है ये। दक्कन ट्रैप विशाल बेसाल्ट लावा प्रवाह के निर्मित पठारी क्षेत्र ही है। और पावागढ़ पहाड़ी है गुजरात, प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक है। ये आप याद रखेंगे कि हमारे पास बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अपने पास, बैरन द्वीप जो है। अभी भी वहाँ पे ज्वालामुखी फट जाता है कई बार। तो हमारे पास जोग्राफिकल मार्वल्स के अंदर देखो, जियोलॉजिकल मार्वल्स के अंदर वे अद्भुत प्राकृतिक भूवैज्ञानिक स्थल भू आकृतियाँ जो अपनी उत्पत्ति, ओरिजिनल संरचना, स्ट्रक्चर तथा विशिष्ट विशेषताओं यूनिक फीचर्स के कारण विशेष महत्व रखती है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? फूलों की घाटी उत्तराखंड, लिविंग रूट ब्रिज मेघालय, लोटक झील एवं फुमदी मणिपुर। तैरते हुए वनस्पति द्वीपों वाली भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो अपनी अनूठी भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। भारत के प्रमुख भू धरोहर स्थल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर पेट जो है कडप्पा जिले के अंदर है, ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला परतदार बेराइट शेल है ये हमारे पास। एक है एपर्चियन असंगति, एपर्चियन ये चित्तूर जिले के अंदर है। विभिन्न आयु की चट्टानों के बीच असंगति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब एक चट्टान जो है ये मान लो कि अपने पास 1,00,000 साल पुरानी है, दूसरी चट्टान जो है वो है 50,000 साल पुरानी है, तीसरी जो चट्टान है वो 10,000 साल पुरानी है। इस तरीके की विविध चट्टानें आपको मिल जाएंगी। प्राकृतिक जो भूवैज्ञानिक मेहराब है तिरुमल्ला पहाड़ियाँ चिंतूर में है, ये प्राकृतिक अपर्दन से बनी चट्टानी मेहराब है। एरा मट्टी टिब्लू ये विशाखापट्टनम में भीमुनिपट्टनम के बीच स्थित लाल तटीय अवसादी टीले हैं ये हमारे पास। भारत के प्रमुख भू धरोहर स्थल तमिलनाडु, केरल और गुजरात की बात करेंगे अपन। तिरुवरक्के जीवाश्म लकड़ी का प्रसिद्ध स्थल है। राष्ट्रीय जीवाश्म लकड़ी उद्यान सत्तानूर तिरुचिरापल्ली में है ये। और चार्नेटाइट सेंट थॉमस माउंट चेन्नई के अंदर है। कराई संरचना
कराई संरचना क्रेटेशियन काल के जीवाश्म से युक्त ब्लेंडेड से ही है हमारे पास। केरल के अंदर कौन सा है? अंगादीपुरम या मल्लुपुरम के अंदर लेटराइट का महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। वर्कला फ्लिप तिरुवनंतपुरम समुद्री तट पर स्थित प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक चट्टानें हैं। गुजरात की बात करें अपन, करदान बांध या पंचमहल के अंदर जो अवसादी संरचनाएं एवं एडी मार्किंग्स है का महत्वपूर्ण स्थल है ये। भारत के प्रमुख भूद्रव स्थल राजस्थान के अंदर कौन कौन से वो देख लेते हैं। सेंद्रा ग्रेनाइट जो है अपने पास पाली के अंदर प्राचीन ग्रेनाइट शैली के महत्वपूर्ण स्थल हैं। बार कांग्लोमेरेट जो है पाली के अंदर, ये भी कांकड़ पत्थरों से बनी अवसादी शैल का उत्कृष्ट उदाहरण है। सेंट्रोमेटोलाइट जीवाश्म उद्यान है हमारे पास, ये झामर कोटदा उदयपुर के अंदर है। प्राचीन सूक्ष्म जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। गोस्सा रायपुरा या दारिबा खनिज पट्टी जो है शीशा एवं जस्ता खनिजों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्टोमेलाइट पार्क जो है बोजुंदा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्टेमोलाइट जीवाश्मों के लिए प्रमुख है। अकाल जीवाश्म लकड़ी उद्यान जैसलमेर करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्मकृत वृक्षों के प्रसिद्धि के लिए। किशनगढ़ नेफेलिन साइनाइट दुर्लभ अग्नेय शैल के महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पे। वेल्डेड टफ जोधपुर के अंदर है, ज्वालामुखी राख से निर्मित शैल है। जोधपुर समूह मालानी अग्नेय संपर्क जो है अवसादी एवं अग्नेय शैलों के संपर्क का महत्वपूर्ण स्थल है। ग्रे बाउंड्री फॉल्ट जो है भारत की प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश जो है रेखाओं में से एक ही है। भारत के प्रमुख भूद्रव स्थल में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक की बात करें अपन तो महाराष्ट्र के अंदर जो है लोनार झील है। बुलढाड़ा यानी उल्कापिंड के प्रभाव से बनी प्रसिद्ध क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है? जो खड्डे में बनी हुई होती है ना उसे क्रेटर झील बोलते हैं, या किसी भी तरीके से हो सकता है खड्डा उल्कापिंड गिरने से या किसी और वजह से जो क्रेटर बन जाते हैं। क्रेटर मतलब एक बहुत बड़ा खड्डा होता है। जैसे अब चांद के अंदर आपको जो काले काले से धब्बे दिखेंगे ना वो क्रिएटर हैं। क्रिएटर मतलब एक बहुत ऊंडा खड्डा जो जिसमें एक झील बन जाती है, कुछ भी बन जाता है, उसे क्रिएटर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ लोअर परमिशन समुद्री परत जो है महेंद्रगढ़ सरगुजा के अंदर है। परमियन काल के समुद्री जीवाश्मों का महत्वपूर्ण स्थल है ये। कर्नाटक की बात करें तो कालमनर लावा ये सेंट मेरी द्वीप उपड़ी ये षटकोणीय बेलसाइट स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। पीलो लावा माराडी हल्दी चित्रदुर्ग जल के भीतर बने लावा प्रवाह का उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे पास। ये जो आपको टापू दिखते हैं ना, कभी आपने देखे होंगे समुद्र के अंदर आपको छोटे छोटे टापू दिखते हैं। ये टापू कैसे बनते हैं? जो अंदर से ज्वालामुखी होती है वो फटती रहती है और धीरे धीरे अपने जो सैंड है वो डिपॉजिट करती जाती है। उसके अंदर एक नली बनती रहती है बीच के अंदर, और वहाँ से क्या है जो लावा निकलता रहता है और वो इस तरीके से फैलता रहता है। ठीक है, अब वो क्या होता है धीरे धीरे फैलता 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 बहुत ऊपर तक आ जाता है और इस तरीके से टापू की शेप ले लेता है, और फिर वो बनते बनते जो है हमारे पास टापू क्रिएट हो जाता है। तो टापू जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं हमारे पास। भारत के प्रमुख भूधरोहर स्थल अन्य राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम और नागालैंड और ओडिशा। नेचुरल हेरिटेज के अंदर देखेंगे हम प्राकृतिक धरोहर। प्राकृतिक धरोहर क्या है? प्राकृतिक धरोहर यानी नेचुरल हेरिटेज शायद से जैव विविधता के सभी घटकों में से जिनमें वनस्पति, जीव जंतु, पारिस्थितिकी तंत्र व भूवैज्ञानिक संरचनाएं शामिल हो उसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बोलते हैं। भारत प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं विविधतापूर्ण देश है। ये पर्वत, वन, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, महासागर, वृक्ष, पौधे, लताएं, पुष्प, कीट पतंगे, विभिन्न भूदृश्य, खनिज, वनस्पति व अन्य जीव पाए जाते हैं यहाँ पे। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सम्मान और संरक्षण का स्थान दिया गया है। इनका उल्लेख पंचतंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, या जातक कथाएं जो अपने बोलते हैं बुद्ध धर्म से एसोसिएट है। प्राकृतिक धरोहर क्या बात करें अपन? आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की 3 जो है प्राचीन चिकित्सा पद्धति हैं जो पूरी तरीके से प्रकृति आधारित हैं। इसमें भारत और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का पता चलता है हमें। प्राकृतिक धरोहर में सरकारी एवं निजी संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, ये एक्वेरियम, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट,
समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, अभ्यारण्य, जलाशय यानी रिजर्व तथा अन्य प्राकृतिक स्थल शामिल होते हैं। ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों में दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं जो अनुसंधान, रिसर्च, संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें भी प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा माना जाता है। इनको एक एक चीज़ों को समझेंगे कि क्या होते हैं स्थल, क्या होते हैं जल निकाय, क्या होता है वाटर बॉडीज़ वगैरह, सबको एक एक करके अपन समझते हैं। प्राकृतिक धरोहर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले तो अपन समझ लेते हैं। प्राकृतिक धरोहर यानी नेचुरल हेरिटेज दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थलाकृतिक धरोहर। इस श्रेणी में भूमि से संबंधित प्राकृतिक संरचनाएं आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं जिसको अपन, वन्य जीव अभ्यारण्य और पर्वत। दूसरे हैं जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज, जिसमें नदियाँ, झीलें और हिमनद। हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर, जो बर्फ़ से जो पानी पिघला हुआ होता है, बहुत ठंडा होता है, उसे ग्लेशियर बोलते हैं अपन। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे अपन। राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे पहले समझते हैं नेशनल पार्क होते क्या है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों, वनस्पतियों, जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण करना होता है। इन क्षेत्रों में शिकार, अवैध शिकार या वृक्षों की कटाई, विकास कार्य, खेती, पशु चराई जैसी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय, भू आकृति तथा प्राकृतिक महत्व अधिक होता है। इन्हें सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। इनकी स्पष्ट एवं निश्चित सीमाएं होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को उनके प्राकृतिक स्वरूप नेशनल में सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें वन्य जीवों को सुरक्षित आवास प्रदान किया जाता है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों, वनस्पतियों एवं जैव विविधता का संरक्षण करना तथा लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजातियों को संरक्षित प्रदान करना है। आपको पता है क्या कि एक लिस्ट जारी होती है, आप मुझे बताना कि कौन सी संस्था उसको जारी करती है। यूएन की एक संस्था है जो जारी करती है, उसके अंदर हर जीव, हर पेड़ पौधों की वो लिस्ट जारी करती है। वनरेबल है ना, जिसके अंदर वो वनरेबल के अंदर पीली लाइन देती है। फिर इंडेंजर्ड होती है, इंडेंजर्ड को थोड़ा जो है वनरेबल को वो ग्रीन लाइट देती है। फिर वनरेबल जो इंडेंजर्ड होती है उनको थोड़ी ऑरेंज कलर की होती है। एक डेंजर्ड स्पीसीज होती है जो इंडेंजर्ड होती है, उसको लाल कलर का देती है। एक एक्सटेंड हो जो बिल्कुल गायब हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है, उसको देती है ब्लैक कलर। इस तरीके से लिस्ट निकालते हैं कि कौन सा जीव है जो उस सूची की किस लिस्ट के अंदर आता है। तो कई बार हम उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि भाई जो टाइगर है वो उस सूची के हिसाब से वनरेबल है, एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है या एक्सटेंडेड है। तो कौन सी लिस्ट, वो उस लिस्ट का नाम याद करना है आपको और बताना है कि मेरे को कि कई जानवर जो हैं उसके अंदर किस लिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे घोड़ा, जो हमारे फेमस को तो आप याद कर ही लेना, जैसे कि लेपर्ड है, लोयन है या टाइगर है। कुछ ऐसे जो होते हैं, कुछ नयों को भी शामिल करा जाता है, कुछ पुरानों को भी हटाया जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन निकालता है, कौन सी लिस्ट है, कब निकलती है, कितनों को डाल रखा है, कौन सी चीज़ों को डाल रखा है उसके अंदर। उनको बचाव करने के लिए, जैसे अगर उस सरकार क्या करती है, अगर कोई उस लिस्ट के अंदर वनरेबल कैटेगरी में आ जाता है या इंडेंजर्ड में आ जाता है तो सरकार उनके लिए कानून बनाती है और उनको प्रोटेक्शन का काम चालू कर देती है। सरकार उनको प्रोटेक्ट करना चालू कर देती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, यूएन की एक बॉडी है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, उसको आप याद करके आएंगे। कल मेरे को मैं पूछूंगा आपसे कि क्या कौन कौन सी लिस्ट है और क्या क्या है उसकी कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं उसके अंदर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन क्षेत्र जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, चराई यानी कि ग्राजिंग तथा खेती, कल्टीवेशन जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहती है उसके अंदर। राष्ट्रीय उद्यानों में पर्वत, वन, मरुस्थल, दलदलीय क्षेत्र तथा अन्य प्राकृतिक स्थल सुरक्षित रखे जाते हैं, जिसमें मानव हस्तक्षेप से काफ़ी हद तक मुक्त रहते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यानों वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीवों के व्यवहार तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है हमारे पास। कई राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों व सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का भी संरक्षण करते हैं, ताकि उनकी विरासत जो भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित है। आपको पता है अपना एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको
इम्पोर्टेंट जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड, आपको पता है क्या कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनको भी यूनेस्को की एक लिस्ट होती है, उसके अंदर दर्जा मिलता है। कभी सुना है आपने किसी ने? हैं? हाँ सुना है। कौन सी लिस्ट होती है वो? लिस्ट का तो पता नहीं, लेकिन सुना है नेशनल पार्क है। कई नेशनल पार्कों को लिस्ट में शामिल करा जाता है। हर देश के कई नेशनल पार्क हैं जो उसमें शामिल करा जाता है। आप ये याद करके आना कि कौन निकालता है लिस्ट को, और जो है अपना कौन सा अभ्यारण्य जो है उसके अंदर कौन सा जो है अपना राष्ट्रीय उद्यान उसके अंदर शामिल है, वो पता करके आना आप। जोधपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान का जो है, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंध जो है मैनेजमेंट सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए नियमों एवं कानूनों का पालन सुनिश्चित करती हैं, संरक्षण और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखती है। राष्ट्रीय उद्यानों में सतत विकास यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिस एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यावरण पर्यटन इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव कम किए जा सकें। राष्ट्रीय उद्यानों लेखों या कलाकारों, प्राकृतिक प्रेमियों तथा पर्यटकों के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता तथा शांत वातावरण आध्यात्मिक मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं ये। अब जैव मंडल क्या होते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। राष्ट्रीय जो होते हैं अभ्यारण्य होते हैं हमारे पास। अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ों को रखा जाता है। जैसे कि मान लो टाइगर रिजर्व, टाइगर अभ्यारण्य है हमारे पास जो अपने यहाँ पे सवाई माधोपुर के अंदर है, ये अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य के अंदर क्या होता है, एक इतना सा हिस्सा होता है जिसके अंदर एक कोर जोन बने हुए होते हैं, है ना, उसको अपन बोलते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य से जो बड़ा होता है वो होता है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं अपन, अभी पढ़ रहे थे ना राष्ट्रीय उद्यान। वो क्या होते हैं, इन अभ्यारण्यों से बड़े होते हैं। ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जो कोर एरिया होगा उसको राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे। वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती हैं, जो मकान बनाने की, होटल बनाने की, कोई सी भी खेती वगैरह कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती, उसको जो है अपन राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं अपन, ठीक है। एक उससे भी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं अपन बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। उसके अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा एक एरिया होता है, मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है। उसके अंदर 3 संक्रमण जोन होते हैं। एक तो होता है कोर क्षेत्र, फिर होता है एक बफर जोन, एक होता है हमारे पास जो ऊपर संक्रमण जोन होता है। यानी कि वो बहुत बड़े होते हैं। तो समथिंग अपने पास 19 या 18 बायो रिजर्व हैं अभी भारत के अंदर। एक बार देख लेंगे अपन 19 या 20 से क्या है, मेरे बहुत दिन हो गए छोड़े हुए, तो क्या पता बढ़ गया हो कम हो गया हो। तो बायो रिजर्व जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं अपने अंदर। उनके अंदर कई राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित होते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं आकृति के अंदर। तो इसके अंदर जो 3 जोन होते हैं उसके अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे बोलते हैं, भूमि या जल ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसका उद्देश्य, माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, जिसका उद्देश्य जैव विविधता बायोस्फीयर का संरक्षण करना तथा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सामान्यतः 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला होता है कोर जोन, संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। एक होता है बफर जोन, सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, वहाँ पर जाना अलाउ होता है, लकड़ी चुक के ला सकते हो आप या कुछ कर सकते हो। एक होता है संक्रमण क्षेत्र, जहाँ सतत विकास एवं स्थानीय समुदाय की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं इसको। इन क्षेत्रों की स्थापना तथा उद्देश्य वनस्पति यानी फ्लोरा, जीव जंतु यानी फोना, फ्लोरा फोना की पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का संरक्षण करना होता है इसका मतलब। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अन्य संरक्षित क्षेत्रों से भिन्न है क्योंकि इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित रूप से अनुमति दी जाती है ताकि पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके हमारे पास। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज तथा सतत भूमि उद्योग सस्टेनेबल लैंड यूज़ का अनुसंधान किया जाता है। यह क्षेत्र पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं तथा लोग जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास, जीवन शैली के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं। इसके लिए शैक्षणिक कार्यक्रम या व्याख्या केंद्र और जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं हमारे पास। कोर क्षेत्र जो है पूर्व संरक्षण वाला क्षेत्र होता है, बफर जोन मैंने आपको बता दिया, और संक्रमण जोन। स्थानीय समुदाय जो है आदिवासी जनजातियाँ, इनके प्रबंधन व निर्णय क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जिनके पारंपरिक ज्ञान, सतत जीवन पद्धति
को संरक्षण योजनाओं में शामिल किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज का विकास भी सुनिश्चित हो सके। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है हमारे पास, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश एवं जैव विविधता के ह्रास जैसे वैश्विक पर्यावरण समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरक्षण और सतत विकास का व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में विश्व में 129 देशों में लगभग 700 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें प्रमुख है गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नीलगिरी। सुंदरबन आप कभी देखेंगे ना, तो सुंदरबन कहाँ है आपको पता है क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर है। सुंदरबन के अंदर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे पेड़ इस तरीके से हैं समुद्र के पास में। तो कभी कोई बहुत बड़ा सुनामी आता है ना, तो वो जो पेड़ होते हैं ना वो इतने मजबूत हैं कि वो सुनामी की जो है लहरों को कंट्रोल कर देते हैं। वो इतने पावरफुल पेड़ हैं वो। और नीलगिरी है हमारे पास, सुंदरबन है और गल्फ ऑफ मन्नार, ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे पास। गल्फ ऑफ कच्छ भी है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पे डिब्रू सेखोवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग किलोमीटर है। देखो 400 वर्ग किलोमीटर का तो सबसे छोटा है, 400 वर्ग किलोमीटर का तो सबसे छोटा है। अपने जयपुर का भी, जयपुर से भी बहुत बड़ा हो गया। 400 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, यानी 4 वर्ग का मतलब, अच्छा वर्ग का और क्यूब का मतलब समझते हो ना आप? जब मैं लंबाई को चौड़ाई से गुणा करता हूँ तो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर का मतलब जो ऊपर 2 की घात होती है ना, अगर आप किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई को गुणा करेंगे आपस में तो स्क्वायर बनेगा। जैसे कि वर्ग, अगर मैं बोलता हूँ वर्ग स्क्वायर, तो इसका मतलब लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग दोनों का स्क्वायर, मतलब कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर रखा है। 400 वर्ग का मतलब है कि 400 इंटू 400, ठीक है, इतना वर्ग एरिया है अपने पास। और घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब यानी पावर 3। जब मैं लंबाई को चौड़ाई से ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो घन बनता है हमारे पास, क्यूब बनता है। तो 3 मेजरमेंट आ जाते हैं। जब लंबाई को अपन काय में नापते हैं, जैसे मान लो किमी में नाप रहे हैं अपन, ठीक है, लंबाई को अगर अपन किलोमीटर में नापें और चौड़ाई को भी अपन जो है किलोमीटर में नापें, तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे अपन लंबाई को चौड़ाई से, तो किलोमीटर की भी तो किलोमीटर से गुणा होएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपने क्षेत्रफल देखा होगा उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जिस राशि को जिस राशि से गुणा करा जाता है तो उसकी जो इकाई होती है उसका भी गुणा होता है, तो वो पावर डबल हो जाती है वहाँ पे। थोड़ा थोड़ा मैथ भी पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में। एक होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसे अपन बोलते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से दुर्लभ, लुप्तप्राय, एंडेंजर्ड प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। अब कौन बताता है कि ये इंडेंजर्ड है, कौन वनरेबल है, कौन एक्सटेंडेड है, कौन बताता है? वो उस संस्था का नाम आपको याद करके आना है कल। इनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र यानी नेचुरल इकोसिस्टम का संरक्षण करना है, जिसमें वन्य जीवों के जीवन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके। इसमें घास के मैदान, वन, आर्द्र भूमि, नदियाँ तथा समुद्री क्षेत्र शामिल होते हैं। किसी को पता है क्या आर्द्र भूमि किसे कहते हैं अपन? आर्द्र भूमि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर है जो कैरला देवी राष्ट्रीय उद्यान, देखा है क्या? केरला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में है, वो तो मुझे पता है। लेकिन जो केरला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो आर्द्र भूमि उद्यान है। कोई जानता है आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? दलदल टाइप का एरिया जो होता है वो आर्द्र भूमि कहलाता है। और आर्द्र भूमि को जो है पृथ्वी के फेफड़े, किडनी भी कहा जाता है। जैसे अमेजन का जो जंगल है ना, अमेजन के जो जंगल है उसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ना, फेफड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसी तरीके से अगर पृथ्वी की जो किडनी मानते हैं अपन, किडनी, वो आर्द्र भूमियों को माना जाता है। आर्द्र भूमियों को, ये पृथ्वी की किडनी है,
ये जो जल होता है उसको संरक्षित करके और जो नीचे ट्रेंचेस होते हैं उसके अंदर पहुंचाता ही है, मतलब बहुत नीचे तक जल को पहुंचाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं तो आप बता दोगे? हाँ, आर्द्रभूमियों को कहते हैं। और फेफड़े किसे कहते हैं? अमेज़न जंगल को। अरे अमेजोन को नहीं, जंगलों को कहते हैं। अमेजोन तो उदाहरण है, जंगलों को फेफड़े कहते हैं और आर्द्रभूमि जो है किडनी कहलाती है पृथ्वी की। वन्यजीव अभयारण्यों में सीमित एवं पर्यावरण अनुकूल मानव गतिविधियों जैसे वन्यजीव अवलोकन यानी वाइल्ड लाइफ व्यूइंग, जैसे आप बोलते हैं ना सफारी, वो फोटोग्राफी और वैज्ञानिक अध्ययन, ये अनुमति दी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। शिकार की अनुमति नहीं है, वृक्षों की कटाई की अनुमति तथा औद्योगिक गतिविधियों के प्रतिबंध कड़े होते हैं, नियमों के अधीन होते हैं ताकि जीवन के वन्य जीवों व आवासीय संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर जो है आपको वन्यजीव अभ्यारण्य में आगंतुक केंद्र, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य लोगों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए, स्थानीय जो पारिस्थितिक तंत्र की जानकारी देना होता है। इन अभ्यारण्यों का विशेष दुर्लभ लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजातियों के संरक्षण पर होता है। इसमें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाता है जिसमें उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। जनवरी 2023 तक भारत में 567 वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 1,25,564.86 वर्ग किमी, वर्ग पहले लिखना है आपको, वर्ग किमी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर स्क्वायर लगा के, ठीक है, वर्ग किमी है। इसमें बाघ, हाथी, जो गेंडा, शेर, तेंदुए सहित अनेक वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। प्रत्येक वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रबंधन नियम और संरक्षण उपायों के उद्देश्य भौगोलिक स्थिति तथा संबंधित राज्य प्रशासन की नीतियों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। पर्वत की बात करते हैं अपन, माउंटेन। पर्वत पृथ्वी की ऊंची एवं ढालदार प्राकृतिक स्थलियाँ होती हैं। ये अपनी अधिक ऊंचाई, तीव्र ढलान के कारण पृथ्वी की प्रमुख प्राकृतिक संरचनाओं में गिने जाते हैं। सामान्यतः जिस स्थल की ऊंचाई आसपास के भू से लगभग 300 मीटर या उससे अधिक होती है उसे पर्वत माना जाता है। हालांकि विभिन्न देशों में इसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। अब देखो, अभी अरावली काटने का टाइम चल रहा था ना, तो अरावली के अंदर सरकार ने क्या करा कि अरावली की परिभाषा के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भाई जो 100 मीटर तक की जो रेंज है ना, 100 मीटर तक जो ऊपर है उसे अरावली माना जाएगा, जो 100 मीटर के नीचे है उसे अरावली नहीं मानेंगे। तो अब आप सोचो 300 मीटर की जो परिभाषा है उसके अंदर अगर आप परिभाषा में चेंज कर दोगे, 100 मीटर मानोगे, तो कितने सारे पर्वत होंगे जो गायब हो जाएंगे। बस ये अकेला अकेला बचेगा बीच वाला, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। तो पर्वत इस बार पहाड़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि बहुत चर्चा में रहे थे ये परिभाषा चेंज के मामले में। अरावली की परिभाषा चेंज हुई थी ना, तब बहुत चर्चा में रहे थे। पर्वतों का निर्माण मुख्यतः प्लेट विवर्तन यानी प्लेट टेक्टोनिक, मैंने अभी आपको बताया था ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसे कहते हैं। अगर किसी को जाननी होगी तो उससे मैं बता दूंगा कि उससे पहाड़ बनते हैं अपने पास, है ना। के कारण होता है महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने, कोलिजन, अभ्रंशंग यानी फोल्टिंग, ज्वालामुखी गतिविधियाँ, वोल्केनो, भूपट्टी के उत्थान से पर्वतों का निर्माण होता है अपने पास, अपलिफ्टमेंट जिसे बोलते हैं। पर्वतों के प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होते हैं वलीय पर्वत। जब विवर्तनिक प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, इन पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हिमालय, अल्पास। भ्रंश एवं खंड पर्वत, पृथ्वी की भूपट्टी यानी क्रस्ट से भ्रंश यानी फॉल्ट के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, जिससे इन पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा, राख एवं ज्वालामुखी पदार्थों के लगातार जमाव से ये पर्वत बनते हैं। गुम्मददार पर्वत, पृथ्वी के भीतर के मैग्मा के दबाव के कारण भूमि गुम्मद के आकार में ऊपर उठती है, जिससे इन पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों की विशेषताएं क्या है? इसमें पर्वतों में सामान्यतः ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, तीव्र ढलान तथा पर्वतीय श्रेणियां पाई जाती हैं। पर्वतों की प्राकृतिक एवं आयु के अनुसार उनकी स्थलाकृतियों में विभिन्नता देखी जाती है। माना जाता है कि अरावली के जो पर्वत है ना अपने पास, अरावली के जो पर्वत हैं, इनकी जब ये बने थे तो इनकी ऊंचाई हिमालय से भी 1.5 गुना थी, यानी हिमालय से भी 1.5 गुना बड़े थे ये जब अरावली पहली बार बनी थी। और अरावली हिमालय से 3 गुना पुरानी है। मतलब अगर हिमालय को बने हुए अभी 100 साल हुए होंगे तो अरावली जो है 300 साल पुरानी है। अगर हिमालय की जो चट्टानें 800 मीटर ऊंची हैं तो अरावली अपने समय के अंदर 1200 मीटर ऊंची रही थी, और ये इसका इरोजन हो के यानी घिस घिस के ये इतनी सी बची है हमारे पास।
ज्वालामुखी प्रभाव, पर्वत जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है तथा वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। जलवायु का सूक्ष्म जलवायु का विकास करते हैं। आपको पता है कि जो अपने पास अरावली पर्वत है वो इस तरीके से गुजरात से लेकर दिल्ली तक यूँ बनी हुई है। ये एक तरीके से दीवार है हमारी राजस्थान की। अगर ये दीवार नहीं होती तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास सैंड था ये या जितना भी रेगिस्तान था वो इधर आ जाता सारा का सारा, और ये जो प्लेन बने हुए ना गंगा के मैदान, ये रेगिस्तान बदल जाते हैं, ये रेगिस्तान बन जाते हैं पूरे के पूरे। और आपने देखा होगा कि ये जो जब मानसून आता है हमारे पास तो ये जो पहाड़ है या अरावली के, ये बिल्कुल ले जाके सीधा सीधा ले जाते हैं बादलों को, और यहाँ पे इधर की साइड में जो इधर की साइड में है, इधर की साइड में बारिश करवाते हैं और उधर की साइड में बारिश नहीं करवाते हैं। इसलिए जो उधर की जो साइड होती है वो उसको बोलते हैं हम शेडो रीजन बोलते हैं इसको, जो शेडो बोलते हैं, शेडो रीजन होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती। और इधर वाला जो है हरित भाग कहलाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कि हिमालय के बरोबर इधर की साइड में बारिश होगी और उधर की साइड जैसलमेर साइड में या बाड़मेर साइड में बहुत कम बारिश मिलेगी आपको, ठीक है। अगर अरावली के पर्वत कट जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बादल हैं वो सारे इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे तो सारी तरफ बारिश होएगी, ठीक है। ये अरावली जो है बहुत काम आती है हमारे। अरावली क्या है, उधर से आने वाली जो जितने भी सैंड है उनको रोकती है, एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। अगर ये नहीं होगी तो सारे सैंड इधर आ जाएंगे, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो इधर आ जाएगा, जो अपने मानसून का पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा, दिल्ली में बारिश होएगी नहीं, सारी यहीं हो आगे ख़त्म हो जाएगी, आगे की तरफ बादल जाएंगे ही नहीं। तो क्या यही वजह है कि राजस्थान शुरू से ड्राई है, इसी वजह से शुरू से ड्राई है वो राजस्थान की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो क्या है, राजस्थान जो है ट्राई जंक्शन पे है, समुद्र के अंदर करंट चलते हैं जिसे अपन बोलते हैं वार्म करंट और एक हॉट करंट, है ना, वार्म करंट और एक हॉट करंट। ये जहाँ पर जब दो करंट यानी कोल्ड करंट और हॉट करंट जहाँ जहाँ मिलते हैं ना वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है हमेशा। और जहाँ पर वार्म करंट यानी कि ठंडा करंट जहाँ से गुजरता है ना वहाँ पे आसपास में रेगिस्तान बन जाता है। तो राजस्थान का जो इतर वाला हिस्सा है यहाँ पे जो गुजरात वाला, यहाँ पे क्या है, एक ठंडा करंट है जिसको अपन बोलते हैं वार्म करंट, वो गुजरता है यहाँ से। तो उसके कारण क्या है, इधर की साइड में जो है शेडो रीजन बन जाता है, उसके के कारण यहाँ पे बारिश नहीं आती। तो जो रेगिस्तान बनने के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण सफिशिएंट नहीं होता, एक कारण है कि यहाँ से जो है वार्म करंट गुजरता है अपने राजस्थान के पास से, और जहाँ से भी वार्म करंट गुजरता है यानी कि ठंडी करंट जहाँ से गुजरती है वहाँ आसपास डेजर्ट बन जाता है। जैसे कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ से वार्म करंट गुजरता है, वहाँ पे डेजर्ट बन जाता है। और माना जाता है जहाँ पे वार्म करंट और हॉट करंट दोनों मिलते हैं उस हिस्से के अंदर बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो आप कभी देखेंगे कि जापान की साइड के अंदर, जापान से थोड़ा नीचे की साइड में, इधर की साइड में वार्म करंट और हॉट करंट दोनों मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे मछलियों का जो है बहुत शानदार आपको रिजर्वायर मिलेगा, बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। जहाँ पे सिर्फ हॉट करंट गुजरता है वहाँ पे क्या होता है कि जो है बारिश ज़्यादा होती है। तो करंटों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, समुद्र के अंदर करंट चलते हैं, वार्म करंट और हॉट करंट, उसको भी थोड़ा स्टडी करना पड़ता है हमारे को। पर्वत की बात आ जाते हैं। पर्वत जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र है। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, फ्लोरा एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र माउंटेन इकोसिस्टम के अनुकूल होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे शेलपात यानी रॉकफॉल, भूसंकलन यानी कि एवलेंच या भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड अक्सर देखने को मिलते हैं। पर्वत जो है पृथ्वी के भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण अंग है। जलवायु, स्थलाकृति या प्राकृतिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदियाँ, अगर अपन देखें नदियों के बारे में, नदियाँ जो है जैसे कि पर्वत की बात करें, अगर हिमालय नहीं होता, अगर हमारे पास ये हिमालय नहीं होता ना, ये हिमालय जो बना हुआ है इधर की साइड में, ये नेचुरल बैरियर है। यहाँ से जो पश्चिम विक्षोभ के कारण जो ठंडी हवाएं आती हैं तो उसको क्या है, हिमालय यहीं रोक लेता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो हमारा जो ये पूरा ऊपर का जो प्लेन था ये बर्फ़ से ढक जाता पूरा का पूरा। तो ये जो ठंडी जो आती है उसको रोक लेता है। आपको पता है दो पोल है हमारे पास, एक तो नॉर्थ पोल है ऊपर, जैसे पृथ्वी ये है, पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, ये पृथ्वी है अपने पास, ठीक है, उसके अंदर जो बीच में होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। और हर 33 डिग्री के बाद में एक रेखा बनी होती है, जैसे ऊपर की साइड में आप 33 रेखा, फिर 33 के बाद में एक और होती है, यहाँ पे आपको 66 फिर मिलेगी 66 डिग्री के ऊपर, ये 33.5 डिग्री के ऊपर, ये 0 डिग्री, फिर यहाँ पे नीचे आपको 33 डिग्री, 33.33 और यहाँ पे फिर 66 डिग्री ये मिलेगी आपको। तो ये जो 66 डिग्री मिल रही है ना, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है नीचे वाली, और 0 डिग्री अपनी इक्वेटर है। तो जो सूरज जो है ना पूरे जीवन में इन दो के बीच में चलता है, सिर्फ यहाँ से
यानी कि 6 महीने तो सूरज 21 सितंबर को और 21 मार्च को सूरज इक्वेटर पे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जो इस सूरज की जो सीधी रेखा है वो इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। अब फिर क्या होता है सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर क्या होता है, सूरज ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे, और यहाँ पे तक पहुँच जाता है जो है हमारे पास 21 जून को यहाँ आ जाता है सूरज। तो आप देखोगे कि नॉर्थ एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, और फिर उसके बाद में नीचे उतरना चालू कर देता है, और 21 मार्च को जो है यहाँ आ जाता है, फिर उसके बाद नीचे उतरना चालू कर देता है। तो आप देखोगे कि 21 सितंबर को यहाँ आ जाता है वापस, और फिर नीचे उतरना चालू करता है। तो आप देखोगे कि जब दिसंबर की बात करते हैं अपन, तो दिसंबर के अंदर साउथ पोल के अंदर गर्मी पड़ती है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई दिसंबर के अंदर, और ऊपर वाले यानी नॉर्थ पार्ट के अंदर ठंड पड़ती है, क्योंकि सूरज क्या है नीचे जा चुका होता है, ठीक है, और ऊपर की साइड में ठंड पड़ती है। जब सूरज ऊपर आता है तो नॉर्थ जो साउथ साइड है वहाँ पे ठंड पड़ती है, और नॉर्थ के अंदर गर्मी पड़ती है। तो कई बार आपने किसी बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा बेकार मौसम हो गया है, सर्दियों में भी मतीरे मिलते हैं। तो वो क्या होता है, जब अपने यहाँ पे सर्दी पड़ रही होती है तब साउथ पार्ट के अंदर गर्मी पड़ रही होती है, वहाँ पे मतीरे उग रहे होते हैं, और आजकल जो संपर्क बहुत अच्छा हो गया है, तो वहाँ से वो जो मतीरे होते हैं वो यहाँ पहुँचा देते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी मतीरे मिलने लग जाते हैं। वो अभी जब यहाँ पे ठंड होगी तो वहाँ पे आम उगा लेंगे, तो आम बेच देंगे, तो उससे क्या है अब 12 मौसम सारे फल मिलने लग गए। तो ये जो पोल है, जो आपको ये जो है यहाँ पे, जब मैं 66 डिग्री की बात बता रहा हूँ, ये तो इक्वेटर हो गया, और यहाँ पे 66 डिग्री की बात बता रहा हूँ, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, है ना। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, 66 डिग्री का जो पॉइंट है ना, ये 66 डिग्री का पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट होता है सूरज के लिए। इसके बाद में जो है सूरज की किरणें नहीं जाती। जैसे आपने सुना होगा कई जो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे हैं जहाँ पे 6-6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने की रात होती है। तो जब सूरज यहाँ पे पहुँच जाता है ना, तो पूरे 6 महीने तक यहाँ पे जो है दिन होता है, और जब सूरज यहाँ आ जाता है ना, तो पूरे 6 महीने यहाँ दिन होता है। तो हमारे पास 2 पोल हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। इन दोनों पोलों के अंदर बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अपने दुनिया के अंदर 3 पोल हैं। एक तो है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और एक है हिमालय। हिमालय को भी एक पोल माना गया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमेशा बर्फ़ रहती है। मतलब ये भी इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है मौसम को प्रभावित करते हैं, ऐसे जो हिमालय है हमारा, वो भी एक पोल की तरह है, और पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है यहाँ पे। तो तीसरा अगर आपको पोल देखा जाए तो कहाँ मिलेगा आपको तीसरा पोल? हिमालय के अंदर। नदियों की बात करते हैं अपन। नदियों में प्राकृतिक जलधारा है, जिसमें मीठा जल निरंतर प्रभावित होता रहता है, उसका उद्गम हिमनद, झरने, वर्षा होते हैं। ये समुद्र, झील व किसी अन्य नदियों में मिल जाती हैं। नदी का उद्भव स्थल सामान्यतः पर्वत, भूजल स्रोत या झील होता है। ये प्राय नदी मार्ग का सबसे ऊंचाई भाग होता है। नदी जिस मार्ग से बहती है उसे नदी का प्रवाह क्षेत्र या पथ कहते हैं। इसमें मैदान, घाटियाँ व पर्वत होकर गुजरना होता है इनको। नदी के मार्ग में अनेक सहायक नदियाँ या छोटे जलाशय इसमें मिलते हैं, जिसमें नदी की जल की मात्रा को प्रवाह और वृद्धि करते हैं। जैसे अपनी गंगा है, गंगा की ये जो यमुना जो अपने कोई नदी है, यमुना है, ये सहायक नदी है। ये क्या करती है, प्रयागराज के अंदर जब आप जाओगे तो यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाएगी। और जो चंबल नदी है, आपने नाम सुना होगा, चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकल के जो यमुना है उसमें मिल जाती है, सहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदी कौन सी होती है? एक तो होती है मेन नदी, और जो उसके अंदर आके मिलती है उसे बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। तो हमारे पास जो गंगा नदी है उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है। भागीरथी है ना, और ये सारी आके मिलती है। जहाँ जहाँ ये मिलती है वहाँ पे राज बनते हैं, जैसे प्रयागराज है, हिंदराज है, या जो राज हैं जितने भी हैं वो संगम स्थल बोलते हैं उसको अपन, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। तो गंगा नदी कब बनती है? जब भागीरथी नदी में भागीरथी और एक जो आगे से नदी आ रही होती है, जब वो दोनों मिलती हैं तब गंगा नदी बनती है। और जब गंगा नदी अलकनंदा नदी जब गंगा नदी से मिलती है ना, कौन सा कर्णप्रयाग है वो शायद है ना, कर्णप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में जब मिलती हैं अलकनंदा और गंगा नदी दोनों मिलती हैं, तो उसके बाद में जो है गंगा नदी बनती है। जब आप इसको यहाँ ले जाओगे बांग्लादेश के अंदर चल जाएगी, जब गंगा नदी
तो उधर से ब्रह्मपुत्र आके नदी मिलती है और उसके बाद में ये जमुना बन जाती है हमारे पास। ठीक है, गंगा नदी ही जब वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है बांग्लादेश में जाके, तो ये जमुना बन जाती है। ठीक है, जमुना बन जाती है, पद्मा जमुना जो भी है। यमुना की बात नहीं हो रही, गंगा नदी की बात हो रही है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी यूँ घूम के आ रही होती है, दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद में जमुना नदी बनती है और बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती हैं दोनों मिलके। यमुना की बात नहीं हो रही बिल्कुल भी, यमुना की बात नहीं हो रही। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जमुना बन जाती है वो बांग्लादेश में जाके। नदियाँ देखो, रिवर प्राचीन काल में नदियों मानव सभ्यता के विकास का आधार रही हैं। ये परिवहन, पेयजल, सिंचाई, कृषि उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराती थी। नदी परितंत्र में मछलियाँ, उभयचर पक्षी, अन्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नदी तट जैव विविधता का भरपूर होते हैं यहाँ पे। नदियाँ भूदृश्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये अवसाद, सेडिमेंट तथा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का भी परिवहन करती हैं, जिससे भूमि उपजाऊ बनती है। नदियाँ पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती हैं और अनेक पौधों व जीवों को जीवन प्रदान करती हैं। नदियाँ पृथ्वी की जलवायु प्रणाली हैं को भी जो प्रभावित करती है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आपको धमनी सिस्टम पता है क्या? धमनी किसे बोलते हैं? धमनी धमनी होती है जो अपने नशे का सिस्टम होता है ना, धमनियाँ कहलाती हैं, ये है ना, नसें जो होती हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी की जो धमनियाँ कौन कौन है, तो नदियाँ हैं हमारे पास। ठीक है, झीलों की बात करते हैं अपन, लेक्स की बात करेंगे। झीलें क्या होती हैं? भूमि के चारों ओर अधिकांश भाग से घिरा हुआ प्राकृतिक स्थल, जलाशय। विश्व के सभी महाद्वीपों में विभिन्न आकार, गहराई की उत्पत्ति वाली झीलें पाई जाती हैं। झील और नदी में अंतर क्या है? झील का जल सामान्यतः स्थिर धीमा गति से चलता है, जबकि नदियों का जल निरंतर प्रवाह का होता रहता है। झीलों का निर्माण विभिन्न भूवैज्ञानिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होता है। यह है टेक्टोनिक गतिविधि, एक है हिमद्वीपीय प्रक्रिया, ज्वालामुखी क्रियाएं या नदी निक्षेपण। मानव निर्मित झीलें भी होती हैं, आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं जिसे, कि बांध या जलाशयों के निर्माण द्वारा बनाए जाते हैं। तो झीलें जो हैं हमारे पास, झीलों का जल आपूर्ति नदियों, छोटी जलधाराओं, वर्षा, भूजल से भी होता है। कुछ झीलें केवल वर्षा पर निर्भर रहती हैं और उनमें कोई स्पष्ट आगमन, फ्लो या निर्गमन नहीं होता है। झीलों का संरक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, कृषि, रसायन, एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स तथा औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन झीलों की जल गुणवत्ता, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। झीलों का परितंत्र जो होता है अत्यधिक जैव विविधता वाला होता है। इसमें मछलियाँ, जलीय पौधे, अकशेरुकी जीव, पक्षी, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। झील का जल रसायन, तापमान तथा पोषक तत्व उनकी विविधता और पारिस्थितिकी के संतुलन को प्रभावित करते हैं। अब हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर की बात कर रहे हैं अपन। हिमनद जो होते हैं बर्फ़ का विशाल एवं स्थायी द्रव्यमान जो लंबे समय तक हिम में जमा होने, दबे तथा पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से बनता है। हिमनद मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों, ऊंची पर्वत श्रेणियों, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की सबसे प्रभावशाली भू आकृति शक्तियों में से एक है। बर्फ़ के हिमनद में बदलाव की प्रक्रिया फर्नीकरण यानी फर्निफिकेशन कहते हैं इसका। इस प्रक्रिया में हिमकण, स्नो फ्लैक्स जो होते हैं, धीरे धीरे दबकर दानेदार बर्फ़ और अंततः ठोस हिम में परिवर्तन हो जाते हैं। हिमनद धीरे धीरे बहने वाली बर्फ़ की नदी के समान होते हैं। ये स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण तथा ऊपर की बर्फ़ के दबाव के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। हिमनद ग्लेशियर की जब बात कर रहे हैं, का मध्य भाग जो सेंटर होता है, किनारों और आधार की तुलना में अधिक तेज से आगे बढ़ता है, जिसकी गति आकार व स्थान के अनुसार प्रतिदिन कुछ मिलीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है, कई मीटर तक हो सकती है। हिमनद के प्रमुख क्षेत्र जो होते हैं जोन ऑफ ग्लेशियर, एक तो होता है संचय क्षेत्र, अकुमुलेशन जोन होते हैं ऊंचाई वाले भाग जहां हिम का निरंतर संचयन होता रहता है। एक होते हैं अपक्षय क्षेत्र यानी अबलेशन जोन जिसे बोलते हैं, जहां हिम पिघलने यानी मेल्टिंग, ऊर्ध्वपातन तथा हिमखंडों में टूटने से बर्फ़ की हानि होती है।
हिमनद शक्तिशाली अपरदनकारी कारक है। ये चट्टानें कंडों को तथा अन्य पदार्थों को अपने साथ बहाकर घाटियों तथा विशिष्ट भू आकृतियों लैंडस्केप का निर्माण करते हैं। हिमनद की बर्फ़ की परतें जो हैं प्राचीन जलवायु की जानकारी देती हैं। इनके अध्ययन से तापमान, वायुमंडलीय संरचना तथा ज्वालामुखी उद्घटनाओं का पता चलता है। हिमनदों का पिघलना समुद्री स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण है। जब हिमनदों में बर्फ़ की हानि हिम संचयन से अधिक हो जाती है तो वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ने लग जाता है हमारे पास। हिमनद यानी ग्लेशियर अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, दुर्गम भूभाग तथा वैज्ञानिक महत्व के कारण हिमनद पर्वतारोहियों, पर्यटकों, वैज्ञानिकों के लिए आकर्षक केंद्र है। सियाचिन हिमनद भारत का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे लंबे हिमनदों में से एक है। ये लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और लगभग 75 किमी लंबा, लगभग 5 किमी चौड़ा है। ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यहाँ लगभग 30 किमी लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा गंगा नदी का प्रमुख उद्गम स्रोत भी है ये। बियाफो हिमनद जो है हमारे पास काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक विशाल हिमनद है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 2 किमी है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व में सबसे लंबे हिमनदों में से एक माना जाता है ये। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से हैं जो मैंने आपको बताया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको ध्रुव बोलते हैं अपने। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम टू ऑल ऑफ यू।